चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं अब। आज हमारी टोटल एक सेकेंड, हाँ, आज हमारी टोटल क्लास है क्लास नंबर 7 ऑफ डीटी। क्लास नंबर सेकंड है हमारी रेजिडेंट स्टेटस की। तो चलिए पहले रिवाइज करते हैं अपनी क्लास नंबर फर्स्ट की रिवीजन करते हैं ऑफ चैप्टर रेजिडेंशियल स्टेटस। तो इस वाली क्लास में मैंने आपको बताया था सेक्शन 5 प्लस 6 प्लस सॉरी 7 प्लस 9 के बारे में बताया था। साथ ही में मैंने आपको बताया था कि रेजिडेंस या रेजिडेंटल और सिटीजनशिप और ओरिजिन में क्या डिफरेंस होता है। तो इस और टैक्स जो लाइबिलिटी लगती है वो रेजिडेंट के बेसिस पे लगती है। आप जिस देश के निवासी होंगे उसी देश को आपको टैक्स पे करना होगा, ना कि सिटीजनशिप के बेसिस पे, ना कि ओरिजिन बेसिस पे। इसका मतलब होता है वोटिंग राइट्स, इसका मतलब होता है जहां से आप मूल निवासी या आपके पूर्वज बिलोंग करते हैं। सेक्शन 5 बताया था मैंने कारक, किसके कारक, करके, मतलब इंसिडेंस इंसिडेंस ऑफ टैक्स, मतलब टैक्स एसएससी को, जो एसएससी है मतलब जो एसएससी है जिसमें नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट ऑफ इंडिया, इसके दो भाग, आरओआर और आर एन ओ आर को टैक्स कैसे पे करना होगा। 7-9 में बताया था इनकम, कि कौन सी इनकम इंडियन इनकम होगी, कौन सी इनकम इंडियन इनकम होगी। उसके मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको बताए थे। सेक्शन 7 बताया था रिसीव होता है, और सेक्शन 9 बताया था मैंने एक्रू और एराइज होता है। ठीक है, तो ये हो गया क्लास नंबर फर्स्ट की रिवीजन। यहाँ पर मैंने सेक्शन 5, 7, 9 के बारे में बताया था, और रेजिडेंटल और सिटीजनशिप और ओरिजिन के तीनों बीच में के बीच में डिफरेंस बताया था। साथ ही ये बताया था कि जो टैक्स पे किया जाता है वो पे किया जाता है रेजिडेंटल बेसिस पे, ना कि सिटीजनशिप और ओरिजिन के बेसिस पे। एक पर्सन किसी किसी और देश का रेजिडेंट हो सकता है, किसी और देश का सिटीजनशिप हो सकता है, और वो किसी और देश का ओरिजिन भी हो सकता है। लेट्स सपोज जैसे मैं हूं, तो मैं एक इंडियन मूल का हूं, मेरा जन्म यहाँ पे हुआ है। लेट्स सपोज मैंने सिटीजनशिप ले ली कनाडा की, लेकिन मैं रहता हूँ यूएसए, तो हो गया ना मेरे पास, मैं मूल हो गया यहाँ का, सिटीजनशिप हो गई मेरी कनाडा की, और रेजिडेंटशिप हो गई मेरे पास यूएसए की। तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये होगी क्लास नंबर फर्स्ट की रिवीजन। आज बात करेंगे हम सेक्शन 6 की बात। एक सेकेंड, हाँ ये रहा। आज अब बात करते हैं अपनी क्लास नंबर सेकंड की, जहां पे हम रिवाइज कर रहे, सॉरी पढ़ने जा रहे हैं क्लास सेक्शन नंबर 6। आरएस का मतलब है रेजिडेंटल स्टेटस। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सेक्शन 6। इसका मतलब है हाउ टू डिटरमाइन रेजिडेंटल स्टेटस ऑफ पर्संस। तो मैंने बताया था रेजिडेंटल स्टेटस को 3 टाइप्स में बांट सकते हैं। एक नॉन रेजिडेंट, और दूसरे को हम बांट सकते हैं रेजिडेंट ऑफ इंडिया। इसको दो भागों में बांट सकते हैं, एक आरओआर और एक आरएनओआर। आरओआर का मतलब होता है शुद्ध भारतीय, आरएनओआर का मतलब होता है अशुद्ध भारतीय। ठीक है, और नॉन रेजिडेंट मतलब विदेशी। तो आज हम पता करेंगे सेक्शन 6 में कि कौन सा पर्सन नॉन रेजिडेंट होगा, कौन सा पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया होगा, और उसमें आरओआर और आरएनओआर कौन होगा। किसका पता करेंगे, रेजिडेंशियल स्टेटस का, किसका, पर्सन का। और मैंने आपको क्लास फर्स्ट में बताया था, मतलब अपने चैप्टर नंबर 1 में बताया था कि पर्सन के कितने टाइप्स होते हैं, 7 टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं,
7 टाइप्स। तो हर पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे डिटरमाइन किया जाता है वो हम पढ़ेंगे सेक्शन 6 में। और यही हमारा क्लास नंबर सेकेंड। जैसे ही सेक्शन 6 खत्म हुआ वैसे हमारा क्लास चैप्टर नंबर 2 खत्म हो जाएगा। फिर कल की क्लास में हम करेंगे आईसीआई स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस। ठीक है, तो बढ़ते आगे। कल रिवीजन होगी चैप्टर की और साथ में आईसीआई स्टेटमेंट के क्वेश्चन। तो सबसे पहले पोर्शन में हम बात करते हैं सबसे पहले हम पोर्शन में बात करते हैं किसकी। सबसे पहले हम पोर्शन की बात करते हैं पोर्शन में। एक सेकेंड। सबसे इजी वाला सबसे पहले बात करते हैं हम पोर्शन में फॉर्म। फॉर्म में इंक्लूड है एलएलपी फिर एओपी फिर बीओआई और साथ में बात करते हैं आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन एजेपी की। तो 1 पर्सन, 2 पर्सन, 13 पर्सन। तो इन तीनों पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे कैलकुलेट होगा तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इफ इवन इसमें आप लोकल अथॉरिटी को भी ऐड कर लो। लोकल अथॉरिटी तो 4 पर्सन हो गए। 1 पर्सन, 2 पर्सन, 3rd पर्सन, 4th पर्सन। तो इनका रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक किया जाएगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसको आप नोट कर लीजिएगा इस वाले चार्ट को। ठीक है, अगर अगर फर्म या एलपी एओपी एंड बीओआई आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन और लोकल अथॉरिटी अगर अगर ये इंडिया में होगा, अगर फर्म इंडिया में सिचुएटेड होगी मतलब इंडिया में इनका प्लेस होगा और अगर इनका आउटसाइड इंडिया प्लेस होगा सिचुएटेड होगा या तो इंडिया में होगा या आउटसाइड इंडिया होगा। किनका? फॉर्म एलएलपी, एओपी एंड बीओआई, एजेपी या लोकल अथॉरिटी। तो जिसका इंडिया में होगा उस फॉर्म को या उस एओपी को या उस बीओआई को या उस एजेपी को या उस एलए को हम बोलेंगे कि भैया ये इंडियन है मतलब ये आरओआई है। और इसमें आरओआर और आरओएनओआर चेक नहीं करते हैं। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें ये चेक नहीं करते। इसमें क्या चेक करते हैं? क्या ये रेजिडेंट ऑफ इंडिया है या ये अगर वो बाहर का है तो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। तो मतलब सिर्फ 2 चीज चेक करते हैं, या तो आरओआई होगा या नॉन रेजिडेंट होगा। नॉन रेजिडेंट कब होगा? जब वो इंडिया के बाहर होगा। बाहर मतलब बाहर बाहर की फॉर्म होगी, बाहर का एओपी होगा तो उसे नॉन रेजिडेंट कहेंगे। जो इंडिया के अंदर होगा उसको बोलेंगे जो इंडिया के अंदर होगा उसे बोलेंगे आरओआई। तो किसकी बात कर रहा था मैं? फॉर्म, एओपीएमबीआई, एजेपी एंड लोकल अथॉरिटी। तो ये 4 नोट कर लो। अगर वो इंडिया से बिलोंग करता है, वो इंडिया में रहता है, कौन? फॉर्म, ताकि फॉर्म का पार्टनर फॉर्म एओपी या बीओआई या एजेपी या लोकल अथॉरिटी, तो वो इंडिया का रेजिडेंट ऑफ इंडिया होगा। अगर वो इंडिया के बाहर है तो वो नॉन रेजिडेंट होगा। ये नोट कर लो। इसमें देखो सिंपल सी बात है, लोकल अथॉरिटी आ गई। अब कोई बाहर के लोकल अथॉरिटी है तो विदेशी कहलाएगी। फर्म और एलएलपी है, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म एक्ट 1932 जो भी इसका एक्ट है उसमें से रेट होगी तो वो इंडिया की होगी। बाहर की तो बाहर का कहलाएंगे। तो बस इसमें ये आरओआर और आरएनओआर चेक नहीं करते हैं। बस इतनी सी बात है इसमें। तो इसमें चार 4% है, फर्म या एलएलपी, एओपी एंड बीओआई, एजेपी एंड लोकल अथॉरिटी। नोट हो गया तो आगे बढ़े। मेरा 4 नोट कर लो। इसमें आरओआर और आरएनआर चेक नहीं करते, सिर्फ आरओआई और एनआर चेक करते हैं। इस पे कट मार दीजिएगा, हो जाएगा बात खत्म। इतना चार्ट बना लो, बात खत्म। आगे बढ़े सागर।
चलिए आगे बढ़ते हैं, हो गया। 2 मिनट का वेट, ठीक है। इसका मतलब है आउटसाइड इंडिया। डन, ठीक है, डन। अब हमने कितने पर्सन खत्म कर दिए? 4। तो अब हमारा पांचवा पर्सन है कंपनी। कौन है? पांचवा पर्सन है कंपनी। तो कंपनी का भी बहुत आसान है। इसका रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक करेंगे? अगर 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 कंपनी इंडिया से बिलोंग करती है, मतलब इंडियन कंपनी है, अगर वो इंडियन कंपनी है या डोमेस्टिक कंपनी है, या वो किसी इंडियन एक्ट से बनी है, किसी इंडियन एक्ट मतलब 1956, 2013 या उससे पहले किसी एक्ट से बनी है, कौन? कंपनी इंडियन हो या डोमेस्टिक कंपनी हो या इंडियन एक्ट से बनी हो, तो उसको उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? उसको बोला जाएगा, ROI को बोला जाता है। अगर अगर वो फॉरेन है, फॉरेन से बिलोंग करता है, या फॉरेन की कंपनी है, अगर वो फॉरेन के एक्ट से बना है, कौन? कंपनी, तो वो होगा नॉन रेजिडेंट। कौन होगा? नॉन रेजिडेंट। ठीक है। कंपनी में भी क्या चेक नहीं करते हम? ROR और RNOR। इतना नोट कर लो, बात खत्म। कंपनी में क्या होगा? अगर वो इंडियन कंपनी है, या वो डोमेस्टिक कंपनी है, वो किसी या इंडियन एक्ट से बनी है, या फॉरेन एक्ट से बनी है, या फॉरेन कंपनी है, या फॉरेन है, तो नॉन रेजिडेंट होगा। लेट्स सपोज कोई फॉरेन कंपनी है, वो इंडिया में आके बस गई, इंडिया में सब कुछ काम होता, तो रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएगा। तीनों में से अगर एक भी चीज एप्लीकेबल हो जाती है, तो ROI या NRI कहलाएगा। ये फॉरेन है भाई, फॉरेन। फॉरेन कंपनी, फॉरेन एक्ट। यहाँ पे डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी, इंडियन एक्ट, फॉरेन एक्ट, बस। आगे बढ़े। डन, ठीक है। अब अभी तक हमने कितने परसेंट की बात कर ली? अभी तक हमने 5% की बात कर ली है। अब बात करते हैं अपने छोटे पर्सन की। तो छठा पर्सन है हमारा HUF, मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो इसका रेजिडेंटल स्टेटस कैसे चेक करेंगे? इसका रेजिडेंटल स्टेटस चेक किया जाता है। अब इसका रेजिडेंटल चेक किया जाता है CM के बेसिस पे। किसके बेसिस पे चेक किया जाता है? CM के बेसिस, सॉरी, CM के बेसिस पे। आप पूछेंगे, आप CM क्या है? सीएम का मतलब है सीएम का मतलब है, आपको ऐसे याद रखना है, HUF का रेजिडेंटल स्टेटस चेक किया जाता है CM के बेस पे। CM का मतलब है कंट्रोल एंड
मैनेजमेंट क्या है? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। क्या है सीएम का मतलब? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। क्या है सीएम का मतलब? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। अगर किसी एचयूएफ का सीएम मतलब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, अगर किसी एचयूएफ का सीएम कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली, या तो मतलब पूरी तरह से, और पार्ट ऑफ द ईयर, पार्ट ऑफ द मतलब या तो पूरे साल या साल के किसी एक दिन भी, होली मतलब या पूरे साल या साल के किसी एक दिन भी उसका सीएम मतलब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली या पार्टली ऑफ द ईयर, पार्ट ऑफ द ईयर लिखे पार्टली ऑफ द ईयर, होली और पार्ट ऑफ द ईयर, एक दिन भी मतलब पार्ट ऑफ द ईयर मतलब एक दिन भी या पूरे साल उसका सीएम किसका? एचयूएफ का सीएम का मतलब क्या? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट साल के किसी एक दिन भी या पूरे साल भी इंडिया में रहता है, इंडिया से बिलोंग करता है, तो क्या कहलाएगा? आर ओ आई। क्या कहलाएगा? आर, हाँ अगर सर मतलब जो एचयूएफ में कंट्रोल मैनेजमेंट लेते हैं, जो कंट्रोल मैनेजमेंट का डिसीजन लेते हैं, अगर वो डिसीजन इंडिया में लिया जाता है तो किसमें? इंडिया में लिया जाता है। क्या? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का डिसीजन अगर इंडिया में लिया जाता है तो उसको कहा जाएगा आरओआई। साल के पूरे साल या पार्ट ऑफ द मतलब एक दिन भी, अगर एक दिन भी ले ले क्या कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का डिसीजन इंडिया में, तो कहलाएगा आरओआई। ये लिखो। उसके बाद अगर पूरी तरह से मतलब फुल्ली, अगर फुल्ली अगर फुल्ली कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया लिया जाता है, वहां पे आउटसाइड इंडिया लिया जाता है, तो वो कहलाएगा एनआरआई मतलब नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का डिसीजन या कंट्रोल एंड मैनेजमेंट डिसीजन मतलब सीएम का डिसीजन होली या पार्ट ऑफ द ईयर इंडिया में लिया जाता है। पार्ट ऑफ द ईयर मतलब साल के किसी एक दिन भी लिया जाता है, कहाँ पे? इंडिया के अंदर, इंडिया के किसी भी स्टेट के अंदर लिया जाता है, तो वो आरओआई कहलाएगा। अगर भाग पूरी तरह से फुल्ली लिखा है तो फुल्ली, फुल्ली अगर सीएम आउटसाइड इंडिया है तो वो कहलाएगा नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे बढ़े, चार्ट नोट कर लो, फिर बताते हैं। इसमें आपको आर ओ आर, ठीक, आर एन ओ आर, ठीक, मतलब आर ओ आर भी चेक करना होगा और आर एन ओ आर भी चेक करना होगा। और आर ओ आर आर एन ओ आर किसका चेक किया जाता है? रेजिडेंट ऑफ इंडिया का, ना कि नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया का। ये नोट करो। चल ठीक है, नोट हो गया है। तो आर ओ आई एचयूएफ अगर आर ओ आई बन जाता है तो आर ओ आर और आर एन ओ आर कैसे चेक किया जाता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये मैं आपको मिटा देता हूँ। अब मान लो एचयूएफ का रेजिडेंट स्टेटस आरओआई हो गया। क्या मतलब? कि ये भैया एचयूएफ रेजिडेंट ऑफ इंडिया है, तो इसका आरओआर और आरओआर कैसे चेक होगा? तो यहाँ पे लिख दो तुम, इफ इफ कर्ता, आपको पता होगा ना कर्ता कौन होता है? जो मेन पर्सन होता है या जो मेन सारे डिसीजन लेता है उसे कहा जाता है कर्ता। अगर कर्ता अगर कर्ता अगर कर्ता, यहाँ पे अब एचयूएफ की बात नहीं हो रही, यहाँ पे अब बात हो रही कर्ता की। जो एचयूएफ का करता है, जो एचयूएफ का करता धरता है। हाँ तो भाई ये तो खत्म है, उसके बाद बताएंगे ना यूनिवर्सिटी का। अगर करता अगर करता
अगर करता इंडिविजुअल्स, तो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा। तो इंडिविजुअल्स है, तो इंडिविजुअल्स के आर ओ आर या आर एन ओ आर के कंडीशंस को के कंडीशंस को के कंडीशंस को फुलफिल कर देता है। क्या कर देता है? कंडीशन को फुलफिल कर देगा। जिस भी कंडीशन को वो फुलफिल करेगा, कौन करता? कौन सी कंडीशन? कंडीशन इंडिविजुअल की आरओआर वाली या आरएनओ वाली कंडीशन जो फुलफिल कर देगा, उसके अकॉर्डिंग हमारा एच यू एफ क्या हो जाएगा? हमारा एच यू एफ एक सेकेंड, हाँ, हमारा एच यू एफ क्या हो जाएगा? आर ओ आर और आर एन ओ आर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने बता दिया, चार नोट कर लो। तो अगर एच यू एफ का डेजिग्नेटेड स्टेटस आर ओ आई डिसाइड हो जाता है, तो उसका आर ओ आर और आर एन ओ आर, उसका आर ओ आर या आर एन ओ आर कैसे डिसाइड होगा? वो होगा कर्ता के बेसिस पे। कर्ता अगर इंडिविजुअल वाली आर ओ आर या आर एन ओ आर वाली कंडीशन फुलफिल कर देता है, तो एच एफ या तो आर आर होगा या आर एन आर होगा। और ये किस पे डिपेंड करता है? कर्ता की के कंडीशन पे कि वो आर ओ आर है या आर एन आर। वो अगर आर ओ आर है तो एच ओ भी आर ओ आर हो जाएगा, अगर वो आर एन आर है तो एच ओ भी आर एन आर हो जाएगा। ठीक है, ये खत्म हो गई, चार नोट कर लो। फिर इंडिविजुअल्स के बाद जाते हैं, फिर आपका चैप्टर भी खत्म। क्या आपको कुछ बची जाएगा? इंडिविजुअल बढ़िया। भैया कर्ता अगर एब्सेंट है, कर्ता की वो दूसरी कंडीशन है जो तुम कह रहे हो, कर्ता एब्सेंट हो जाता है, वो डिटेल वाले चैप्टर में देखते हैं। अगर कर्ता आर ओ आर है, चाहे वो अगर वो आर वाली कंडीशन फुलफिल कर देता है, तो एच एफ आर हो जाएगा। एब्सेंट का मतलब होता है जो तुमने पढ़ा है वो है रिटर्न वाली फाइल में। अगर कर्ता एब्सेंट हो जाता है, कब? रिटर्न फाइल करते वक्त जो उसके साइन चाहिए होते हैं, अगर उस वक्त वो एब्सेंट हो जाता है, तब कोई अदर अडल्ट मेंबर साइन करता है। इसमें एब्सेंट एब्सेंट वाली बात नहीं देखते हैं, तो एब्सेंट हो गया, ये हो गया। कर्ता की कंडीशन बताइए ना। अगर कर्ता कर्ता क्या है? इंडिविजुअल पर्सन है। मैं अगर किसी एचओ का करता हूँ, तो मैं इंडिविजुअल वाली कंडीशन आर ओ आर वाली आर एन वाली कंडीशन फुलफिल करता हूँ, तो एचओ भी आर ओ आर और आर एन हो जाएगा। उसमें एब्सेंट एब्सेंट वाली कोई बात आती नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। मैनेजर को रखा है तो डिसीजन भी तो करता लेगा ना। डिसीजन अगर करता बाहर बैठ के लेता है, कनाडा में बाहर लेता है, तो वो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। नॉन रेजिडेंट हो जाए तो आर एन वाली कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। अगर उसका मतलब उसका एचएफ अगर इंडिया में है, तो ये बात तो सिंपल से कि कर्ता को भी इंडिया में आना पड़ेगा। क्यों? बाहर बैठ के सारे काम वो एच लेके कर नहीं सकता है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्ता की कंडीशन फुलफिल हो जाएगा। अगर कर्ता मान लो आर वाली कंडीशन फुलफिल नहीं करता, आर एन वाली कंडीशन फुलफिल नहीं करता, तो एच एफ तो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जिसने भी इनकम टैक्स बनाया उसने ये जरूर सोचा होगा कि कोई भी कर्ता अपना एच एफ मैनेजर के भरोसे छोड़ के चला चला जाएगा देश के बाहर, लेकिन वो इंडिया में जरूर आएगा। क्योंकि कोई भी फर्म या कोई भी पार्टनरशिप फर्म या कोई भी एच एफ या कोई भी बिजनेस बाहर बैठे पूरी डिसीजन लेती नहीं है, उसे कभी ना कभी इंडिया में आना ही पड़ता है फील्ड्स के लिए। कॉपी करना भी डन, ठीक है, चलिए। ठीक। अब बात करते हैं अपनी। देखिए, अभी तक मैंने 6% का आपको बता दिया है। किस चीज का?
HUF का, कंपनी का, LLP यानी फर्म, तीन हो गया। फिर AJP, लोकल अथॉरिटी, एंड BOI और AOP। अब लास्ट में हमारा बच गया कौन सा, इंडिविजुअल वाले पर्सन का। तो इसका कंडीशन कैसे फुलफिल होगा, अब वो बात करने जा रहे हैं, ठीक है। इस पर जरा ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो शामिल थे, ठीक है। इंडिविजुअल की रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक करते हैं, हाउ टू डिटरमाइन इंडिविजुअल की रेजिडेंशियल स्टेटस। तो सिंपल सी बात है, देखिए, या तो रेजिडेंशियल स्टेटस इंडिविजुअल ROI होगा, या नॉन रेजिडेंट होगा। इसके बाद भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले ही समझ लो, या तो इंडिविजुअल ROI हो सकता है या नॉन रेजिडेंट हो सकता है। तो नॉन रेजिडेंट वाली कंडीशन कोई है ही नहीं, ये वाली कंडीशन अगर ये फुलफिल करता है तो ROI होगा, नहीं करता है तो नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। अब ROI कैसे चेक करेंगे, ROI चेक करने के लिए आपके पास पहला, अब तो दो कंडीशन है। पहले कंडीशन को कहा जाता है बेसिक कंडीशन। अगर ये बेसिक कंडीशन वो फुलफिल नहीं करता है तो दूसरी कंडीशन को कहा जाता है एडिशनल कंडीशन। यहाँ पे लगा दो आप और, क्या लगा दो, और का मतलब क्या है, या तो ये वाली कंडीशन फुलफिल करे बेसिक वाली, या एडिशनल वाली कंडीशन फुलफिल करे। आरओआई बनने के लिए इंडिविजुअल को, आरओआई बनने के लिए या तो बेसिक कंडीशन फुलफिल करनी होगी या एडिशनल कंडीशन फुलफिल करनी होगी। तो बेसिक कंडीशन में क्या है, इफ if if any individual stay in India, stay in India, बेसिक में क्या, अगर वो बेसिक में क्या है कंडीशन, इफ एनी इंडिविजुअल स्टे इन इंडिया 182 डेज, या तो 182 दिन और मोर, कब रहना चाहिए, इन प्रीवियस ईयर। क्योंकि क्या बताया था मैंने आपको, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर का मतलब होता है टैक्सेबल ईयर, सॉरी इनकम ईयर, और असेसमेंट ईयर का होता है टैक्सेबल ईयर। तो लेट्स सपोज आपका इनकम एसेस होगा असेसमेंट ईयर में, क्यों, असेसमेंट ईयर का मतलब होता है टैक्सेबल ईयर, बताया था चैप्टर नंबर 1 में। और प्रीवियस ईयर का मतलब होता है इनकम ईयर। तो जब आपका इनकम टैक्स एसेस किया जाएगा असेसमेंट ईयर में, तो देखा जाएगा कि इन प्रीवियस ईयर अगर आप 182 डेज 182 डेज और मोर, या तो 182 दिन कम से कम और या उससे ज्यादा, कम से कम कितने दिन आना है आपको, 182 दिन 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। तो बेसिक कंडीशन क्या है, बेसिक कंडीशन ये कहलाती है इफ एनी इंडिविजुअल स्टे इन इंडिया, अगर वो इंडिया में 182 दिन या उससे ज्यादा इन प्रीवियस ईयर में रहता है तो वो कहलाएगा रेजिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और एडिशनल कंडीशन क्या कहलाती है, तो एडिशनल कंडीशन ये कहलाती है, ऐसे निकल लेना, कि एडिशनल कंडीशन ये कहलाती है कि अगर वो 60 डेज या और
और मोर इन प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर में यानी इनकम ईयर में 60 दिन या उससे ज्यादा दिन, 60 दिन या उससे ज्यादा दिन इंडिया में स्टे करता है। साथ में इसमें एक और कंडीशन है, यहाँ पे तो और लिखा था, या तो ये वाली कंडीशन या ये वाली कंडीशन, यहाँ पे लिखा है एंड, क्या लिखा है एंड, या तो 60 डेज रहे या उससे ज्यादा, साथ में एंड का मतलब साथ में ये वाली कंडीशन, मतलब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, 60 डेज या उससे ज्यादा एंड 365 डेज और मोर इन प्रीसीडिंग प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में वो इंडिया में रहना चाहिए। अब प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का मतलब क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, इतना समझ लो पहले। अगर किसी भी इंडिविजुअल को, एक सेकंड, हाँ, अगर किसी इंडिविजुअल को रेजिडेंट स्टेटस चेक करेंगे तो वो आरओआई कैसे होगा, इफ या तो बेसिक कंडीशन और एडिशनल कंडीशन को फुलफिल कर दे, या तो ये वाली कंडीशन फुलफिल कर ले या ये वाली कर दे। तो ये वाली बेसिक कंडीशन कैसे फुलफिल होगी, अगर एनी इंडिविजुअल स्टे इन इंडिया, इफ एनी इंडिविजुअल मतलब कोई भी इंडिविजुअल स्टे करता है इंडिया में 182 दिन और मोर 182 डेज मोर इन प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर मतलब इनकम ईयर में अगर 182 दिन से ज्यादा रहता है तो वो आरओआई कहलाएगा। लेट्स सपोज कि वो 182 दिन नहीं रहता है, तो दूसरी कंडीशन देखेंगे, उसे क्या कहा जाता है एडिशनल कंडीशन। तो एडिशनल कंडीशन क्या कैसे फुलफिल होगी, अगर वो 60 दिन 60 डेज, कम से कम 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, मतलब कम से कम उसे प्रीवियस ईयर में मतलब इनकम ईयर में 60 दिन रहना चाहिए। साथ में क्या बोला यहाँ पे एंड मतलब साथ में 365 डेज और मोर, मतलब साथ में 365 डेज कम से कम या और मोर देन मतलब उससे ज्यादा इन प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। अब प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर का मतलब है ये इनकम ईयर हो गई, तो इससे पहला वाला साल मतलब इससे पहला वाला साल कराया जाएगा प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। मतलब यहाँ पे लिखे फोर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, सॉरी यहाँ पे फोर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, तो इसका मतलब इससे इसके पहले 4 साल, ये वाला साल, एक और साल, एक और साल और एक और साल। लेट्स सपोज ये प्रीवियस ईयर हो गया हमारा 16-17, तो इसके पहले 4 साल कौन से होंगे, 15-16, 14-15, 13-14 और 12-13, मतलब प्रीवियस ईयर होगा 2016-17 में 60 दिन रहना चाहिए, और इससे पहले 4 साल मतलब ये वाले एक ये साल, ये साल, ये साल, ये साल, 4 साल हो गए ना प्रीसीडिंग, इससे पहले वाले प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के प्रीसीडिंग प्रीवियस वाले 1 2 3 4, मतलब 2013 से लेकर 2015 तक, उसे सॉरी 2013 से लेकर 2016 तक उसको कम से कम 365 डेज, कम से कम 365 डेज रहना चाहिए इंडिया में, तो वो कहलाएगा आरओआई। अगर ये भी कंडीशन और ये वाली कंडीशन में फुलफिल नहीं करता है तो वो कहलाएगा नॉन रेजिडेंट। प्रीसीडिंग पीरियड से मतलब समझ गए, पीरियड मतलब इनकम ईयर से पहले 4 साल, ये इनकम ईयर का और से पहले 4 साल कहलाएगा हमारा प्रीसीडिंग पीरियड। हाँ, इस वाले ईयर को छोड़ के उससे पहले 4 बोला ना, फोर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर मतलब ये वाले साल को छोड़ के, ये वाले इनकम ईयर को छोड़ के ये वाले 4 साल में अगर 365 डेज रहता है, इन 4 सालों में अगर वो 365 डेज रहता है तो वो एडिशनल कंडीशन को फुलफिल करेगा। नहीं, 60 डेज में सिर्फ प्रीवियस है मतलब इनकम ईयर को चेक करेंगे, इसके बाद दूसरी वाले जो एन है ना, एन मतलब ये भी और ये वाली दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, और इस वाले कंडीशन में देखना है प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, तो इसको हम कह सकते हैं पीपीवाई, क्या कह सकते हैं पीपीवाई। तो जब भी मैं पीपीवाई कहूं तो मत समझ लेना प्रीवियस ईयर की प्रीसीडिंग ईयर, तो इस वाले साल को छोड़ के
इसके पहले 4 साल में वो रहना चाहिए कम से कम 365 डेज। ओके, तो ये हो गया आरओआई और नॉन रेजिडेंट। अगर वो बेसिक और एडिशन दोनों कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, बेसिक और एडिशन कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है, तो वो कहलाता है, कहलाएगा नॉन रेजिडेंट। अब आरओआई का आरओआर और आर एन और कैसे चेक करेंगे, चलिए वो सीखते हैं, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं आगे। नोट हो गया? नोट हो गया भाई? तो आगे बढ़े, चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। लेट्स सपोज अब इंडिविजुअल क्या हो गया है, रेजिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब अब वो भारत का विदेश नागरिक हो गया है, भारत का निवासी हो गया, नागरिक ने निवासी। तो उसका आरओआर और आरएनओआर कैसे चेक करेंगे। और अब मैंने एचयूएफ में भी बताया था, अगर एचयूएफ ये दोनों वाली कंडीशन फुलफिल करता है तो उसके अकॉर्डिंग एचयूएफ आरओआर और आरएनओआर होगा। तो इसमें मैंने एचयूएफ में भी आपको बताया था, मतलब बताया था कि मैं इंडिविजुअल बताऊंगा, अगर एचयूएफ ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल करता है तो एचयूएफ एचयूएफ का कर्ता सॉरी एचयूएफ का कर्ता ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन में से कोई भी फुलफिल करता है तो एचएफ वही होगा, या तो आर आर होगा या आर एन ओ आर होगा। ठीक है, अब बात करते हैं आर ओ आर कैसे चेक करेंगे और आर एन ओ आर कैसे चेक करेंगे इंडिविजुअल के केस में। तो बहुत सिंपल सी बात है, आर ओ कैसे चेक करेंगे, अगर आर ओ वाली कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो वो आर ओ आर कहलाएगा, अदरवाइज वो क्या कहलाएगा, आर ओ एन ओ आर कहलाएगा। मतलब ये उसमें इससे पहले क्या बताया था, या तो आर ओ चेक करो, अगर आर ओ हो जाए तो ठीक है, नहीं तो क्या कहलाएगा, एनआरआई। इसमें भी है, अगर वो आर ओ हो जाता है तो आर एन ओ आर नहीं होगा, आर एन ओ आर नहीं होगा, अगर ये नहीं होता है तो क्या होगा, आर एन ओ आर होगा। ठीक है, तो आर ओ आर कैसे चेक करेंगे। हम्म, नहीं कंटिन्यूस नहीं रहना चाहिए, वो बीच बीच में रह के भी रह सकता है, मतलब साल के 2 महीने यहाँ पर रहा, 2 महीने बाहर रहा, फिर 2 महीने यहाँ रहा, फिर 2 महीने बाहर रहा, फिर 2 महीने यहाँ रहा, कोई मतलब नहीं है। मतलब कंटिन्यूस स्टे का मतलब कंटिन्यूस स्टे होना जरूरी नहीं है इन केस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। ठीक है, कंटिन्यूस स्टे रहना जरूरी नहीं है। ठीक है, अब आर की बात करते हैं। अब वो आर कैसे होगा, देखिए बहुत सिंपल कंडीशन है, या तो ये होगा या ये होगा। तो आर कैसे चेक करेंगे, इफ 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 इन देन tan पी पी वाई। अब पीपीवाई का मतलब समझ गए होंगे, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर के पहले 10 साल, प्रीवियस ईयर को छोड़ के, प्रीवियस ईयर को छोड़ के उससे पहले 10 साल, पहले 10 साल में हम चेक करेंगे इफ इन tan पीपीवाई में वो आउट ऑफ टू, मतलब 2 टाइम्स, अगर वो क्या कहलाता हो, अगर वो रेजिडेंट रेजिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब इस पीरियड को छोड़ के पहले 10 सालों में, इस पीरियड को छोटे इस इनकम को छोटा पहले 10 सालों में अगर वो रेजिडेंट ऑफ इंडिया होगा, 10 सालों में से सिर्फ 2 बार, इन 10 सालों में, मतलब इस 10 सालों में अगर वो सिर्फ 2 बार भी रेजिडेंट ऑफ इंडिया होगा, रेजिडेंट ऑफ इंडिया होगा,
ठीक है, साथ में एंड का मतलब क्या होता है? साथ में, साथ में, साथ में, साथ में, साथ में, साथ में, इन 70-30 डेज, 70-30 डेज, दोबारा से पी पी वाई, पीवीआई का मतलब इस पीरियड को छोड़ के किसी भी 730 दिन वो रहता है, कितने सालों में? इन 7 years। मतलब इस प्रीवियस ईयर को छोड़ के इस पीरियड छोड़ के किसी भी 7 सालों में, पिछले 7 सालों में अगर वो 730 दिन रहता है, अगर वो 730 दिन रहता है और ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है, ये दोनों कंडीशन को फुलफिल करेगा, तो वो कहलाएगा अब हमारा देश का आरओआर, मतलब शुद्ध भारतीय कहलाएगा। मतलब अगर इस पीरियड को छोड़ के इससे पिछले 10 सालों में, इससे पिछले 10 सालों में अगर वो दो बार भी रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहलाए, होगा, होता है। एंड साथ में इस पीरियड को छोड़ के पिछले 7 सालों में अगर वो 730 डेज स्टे करता है इन इंडिया, इसका मतलब स्टे इन इंडिया, स्टे इन इंडिया करता है, तो कहलाएगा क्या? आरओआर। और ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। एंड का मतलब क्या है? बोथ कंडीशन हैव बीन फुलफिल्ड इन केस ऑफ आरओआर। ठीक है, ये नोट कर लो। फिर आपका इंग्लिश वाला ये आपका खत्म हो गया, पार्टिसिपेशन 2 पॉइंट रह गए, बाकी खत्म। ठीक है, डन हो गया। अब 2 पॉइंट रह गए आपके, ये आपका खत्म हो जाएगा। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो क्या कहलाएगा वो? आरओआर। सेम केस में एचएफ में क्या था? अगर एचएफ आरओआई हो जाता है तो उसका कर्ता अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल करेगा तो एचएफ भी आरओआर हो जाएगा। अगर कर्ता ये वाली कंडीशन फुलफिल करता है, मतलब ये वाली नहीं करेगा, तो सिंपल सी बात है, ये होगा, तो हमारा एचएफ भी क्या होगा? आरएनओआर। ठीक है, हाँ वही बता रहा हूँ भाई, रुक जा, बता रहा हूँ। हाँ ना, तो 2 पॉइंट रह गए हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अपने लास्ट 2 पॉइंट पे। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था रेजिडेंट ऑफ इंडिया जब होता है तो उसको 2 कंडीशन फुलफिल करनी होती है, या तो बेसिक या और एडिशनल, एडिशनल कंडीशन फुलफिल करनी होती है। या तो ये वाली कंडीशन फुलफिल करनी होती है या ये वाली। ठीक है, अब इसमें एक क्या है एक्सेप्शन, क्या है? एक अपवाद, एक्सेप्शन या अपवाद। अब अपवाद का मतलब क्या है कि कुछ चीजों को छोड़ के हम कुछ चीजों में क्या देते हैं? रिलैक्सेशन देते हैं। क्या देते हैं? रिलैक्सेशन देते हैं। कुछ केसेस में हम क्या देते हैं? रिलैक्सेशन देते हैं। अब वो क्या क्या रिलैक्सेशन है? और ये रिलैक्सेशन कब मिलेगी? इस वाली कंडीशन को, मतलब इसमें क्या है? इस वाले केस में जो जो लोग आएंगे, इस वाले केस में जो जो लोग आएंगे उस उन्हें एडिशनल कंडीशन, एडिशनल कंडीशन वाली फुलफिल करना जरूरी नहीं है। उनके लिए एक ही कंडीशन देखी जाएगी, कौन सी? बेसिक वाली, बेसिक वाली देखेंगे, ना कि एडिशनल वाली। मतलब एक्सेप्शन केस में जो जो लोग आएंगे उनको ये वाली कंडीशन फुलफिल करने की जरूरत नहीं है। ये वाली कंडीशन फुलफिल करनी जरूरी नहीं है। किन्हें? जो इस वाले केस में आएंगे उन्हें एडिशनल कंडीशन फुलफिल करनी जो होती है। उन्हें कौन सी कंडीशन फुलफिल करनी है? सिर्फ बेसिक वाली। तो वो लोग कौन कौन से? बेसिक वाली मतलब 182 डेज वाली। कौन सी?
182 डेज वाली। ठीक है, तो बताता हूँ कौन सी एक्सेप्शन केसेस है तो जिन्हें सिर्फ बेसिक कंडीशन फुलफिल करनी है। तो वो केस है पहला, पहला लिखो कौन सा एक्सेप्शन केसेस है। if 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 individual living in India या लिविंग इंडिया, वो इंडिया को छोड़ के जाता है आइदर एम्प्लॉयमेंट पर्पज, या तो वो एम्प्लॉयमेंट पर्पज से छोड़ के जा रहा है हमेशा के लिए। अगर कोई भी इंडिविजुअल लिविंग इंडिया कर रहा है एम्प्लॉयमेंट पर्पज और और बिजनेस बिजनेस या अपने प्रोफेशन के कारण इंडिया को छोड़ के जाता है, कौन? एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए कोई इंडिविजुअल या बिजनेस या प्रोफेशन के लिए इंडिविजुअल लिविंग इंडिया करता है, इंडिया को छोड़ के जाता है, तो उसमें सिर्फ उसके लिए बेसिक नहीं, बेसिक वाली कंडीशन फुलफिल होगी, ताकि एडिशनल वाली कंडीशन देखेंगे। कौन से लोग? जो इंडिविजुअल इंडिया को छोड़ के जाता है एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए या बिजनेस या प्रोफेशनल पर्पज के लिए। ठीक है, दूसरा आता है हमारा, दूसरा आता है हमारा इफ इफ इंडिविजुअल इफ इंडिविजुअल जाता है कहां, कैसे कहां जाता है? अगर वो क्रू मेंबर अगर क्रू मेंबर बन के जाता है, किसके लिए? इंडियन शिप के लिए। किसके लिए? इंडियन शिप के लिए जाता है। कौन? इंडिविजुअल कहा, क्या बन के? क्रू मेंबर बन के जाता है, किस पे? इंडियन शिप के लिए जाता है। कौन? इंडिविजुअल कहां पे? क्रू मेंबरशिप बन के जाता है इंडिविजुअल शिप पे, इंडियन शिप पे, सॉरी। तो उस पे बेसिक वाली कंडीशन फुलफिल होगी, ना कि एडिशनल वाली। ठीक है, थर्ड वाली कंडीशन देखो, थर्ड वाली कंडीशन देखो कौन सी? अगर इंडिविजुअल आप ध्यान से देखना, मैंने आपको बताया था ओरिजिन पर्सन, मतलब कोई इंडिविजुअल है जो ओरिजिन पर्सन, आपको बताया था ना, ओरिजिन का मतलब क्या था? मूल। अगर कोई ओरिजिन पर्सन मतलब कोई इंडिविजुअल भारतीय मूल का है, अगर कोई भी इंडिविजुअल भारतीय मूल का है, अगर कोई इंडिविजुअल जो कि भारतीय मूल का है, और भारतीय मूल में कौन कौन से आ सकते हैं? जिसके मम्मी पापा, जिसके मॉम डैड, यहाँ पे लिख देता हूँ, जिसके मॉम डैड और जिसके ग्रैंड पेरेंट्स, जिसके ग्रैंड पेरेंट्स जिसके ग्रैंड पेरेंट्स या तो मॉम डैड या ग्रैंड पेरेंट्स, चाहे मॉम की तरफ से हो चाहे डैड की तरफ से हो, जिसके ग्रैंड पेरेंट्स जिसके ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में जन्मे थे, तो वो क्या कहलाएगा? ओरिजिन कहलाएगा, वो इंडियन ओरिजिन कहलाता है। अगर कोई भी इंडिविजुअल पर्सन इंडिविजुअल ओरिजिन पर्सन इंडिया में आता है, किस पर्पज के लिए? टूरिस्ट पर्पज के लिए, मतलब घूमने के लिए आता है, अपना गांव अपना देश देखने के लिए आता है, टूरिस्ट पर्पज के लिए। लेट्स सपोज कमला हैरिस, कमला हैरिस भी क्या है? ओरिजिन है, इंडियन ओरिजिन है। अगर वो इंडिया में आती है, अपने अपने देश, अपने राज्य केरला तमिलनाडु जहां से बिलोंग करती थी, टूरिस्ट पर्पज के लिए, तो उस पे कौन सी कंडीशन फुलफिल होगी? बेसिक वाली कंडीशन फुलफिल होगी, ना कि एडिशन वाली। तो ये हो गए 3 एक्सेप्शन केसेस, ये हो गए 3 बेसिक। कौन सा? अगर इंडिविजुअल लिविंग इंडिया मतलब इंडिया को छोड़ के जा रहा है, किसके लिए? एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए या बिजनेस या प्रोफेशनल पर्पज के लिए, या इंडिविजुअल पर्सन
क्रू मेंबर बन के जाता है इंडियन शिप के लिए, तो उस पर बेसिक वाली लगेगी। या इंडिविजुअल ओरिजिन पर्सन, मतलब जिसके मॉम डैड, मतलब पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, चाहे मॉम की तरफ से डैड की तरफ से, अगर वो भारतीय मूल का हो जाएगा। तो अगर वो टूरिस्ट पर्पज के लिए आता है, सिर्फ टूरिस्ट पर्पज के लिए आता है, घूमने फिरने के लिए आता है, तो उस पर कौन सी कंडीशन फुलफिल होगी? बेसिक वाली कंडीशन फुलफिल होगी। ठीक है। अरे भैया, जो इंडिविजुअल पर्सन की मेंबरशिप बन जाता है इंडियन शिप, तो इंडिया में रहेगा। बाहर भी जाएगा तो वो इंडियन शिप ही कहलाएगा। वो इंडिया की मतलब जब जैसे होता है एम्बेसी होती है, जो एम्बेसी होती है वो बाहर रहती है, बाहर के देश में रहती है, लेकिन वो इंडिया का ही प्लेस कहलाती है। ये ये तुम पढ़ोगे इकोनॉमिक्स के चैप्टर में। चेक तो कर तो रहे, बेसिक वाला करेंगे। बाहर क्यों हो सकता है वो बाहर, हो सकता है ये क्रू मेंबरशिप बाहर किसी देश में जाता है, ऑस्ट्रेलिया जाता है तेल पहुंचाने या माल डिलीवरी करने, कुछ भी हो सकता है, कोई भी रीजन होता है। इंडियन शिप में जा रहा है ना क्रू मेंबरशिप बन के, बात खत्म। तो उसके लिए बेसिक वाले देखेंगे। ठीक है। ये उनके तीन केसेस हो गए, बात खत्म। अब नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपका यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है ये वाला। हाँ हाँ, वो भी बता देंगे, फॉरेंसिक वाला वो चैप्टर जब क्वेश्चन कराऊंगा तब बताऊंगा, इसमें अभी इतना कंफ्यूज हो जाएगा फिर। और फॉरेंसिक वाला भी बता दूंगा, इस वाला इसका एक्शन केस है। इतना समझ लो, इंडिविजुअल जाता है क्रू मेंबरशिप इंडियनशिप में, तो उसमें बेसिक वाला कंडीशन फुलफिल होगा। तो फॉरेन वाला जब इलस्ट्रेशन फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो उसमें बताऊंगा। ठीक है। चलिए, यहाँ पे आपका खत्म होता है, क्या खत्म होता है? चैप्टर। यहाँ पे हमने 2 दिन में क्या खत्म कर दिया? 2 घंटे में लगभग अपना चैप्टर नंबर 2 हमने ये कर दिया खत्म। ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या बात कर ली? सेक्शन 6 की बात कर ली। कल के लेक्चर में किसकी बात कर ली थी सर? सेक्शन 5, 7, 9। और चैप्टर नंबर 4 में किस कौन सेक्शन की बात की थी? तो 4। तो आपके टोटल कितने सेक्शन हो गए? सेक्शन 4, 5, 6, 7 एंड 9। तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 2 हुआ खत्म। तो कल की क्लास में क्या होगा? कल की क्लास में होगा चैप्टर 2 का फुल रिवीजन, अच्छे से फुल और डिटेल रिवीजन, along with all ICSI मटेरियल क्वेश्चन। तो इसी के साथ आपका 3 से 4 घंटे में आपका खत्म हो जाएगा चैप्टर नंबर 2। ठीक है। कोई डाउट? तो क्लास को खत्म करें आज। आज जल्दी हो गई क्लास, आज जल्दी हो गई। ठीक है, ठीक है, नो डाउट। तो करते क्लास को खत्म, ये लेक्चर आपके यूट्यूब पे भी आ जाएगा। चलिए, कॉस्ट की क्लास परसों लूंगा, ये चैप्टर खत्म होने के बाद बजट, कॉस्ट शीट और मार्जिन कॉस्टिंग, जो भी 3 4 चैप्टर है एक साथ खत्म करा दूंगा। ठीक है। चलिए लेक्चर को बंद करते हैं, खत्म करते हैं अब।